Bismillahirrahmanirrahim. I'm your teacher Hassan Jamal. In today's lecture, we will be discussing about the trade restrictions. जब हम ट्रेड रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड के जो थ्योरीज थी, वो हमने ये डिस्कस किया कि एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रेड कैसे फेवरेबल है टू ऑल द नेशंस, और उसके डिफरेंट थ्योरीज थी, डिफरेंट थ्योरीज के अपने आर्ग्यूमेंट्स थे, लेकिन सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स इस पे लीड कर रहे थे कि इंटरनेशनल ट्रेड इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द नेशंस इन द वर्ल्ड। लेकिन स्टिल एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। जो ट्रेड होती है वो फ्री नहीं होती। अगर तो ट्रेड पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो दो कंट्रीज के दरमियान तो उसको हम फ्री ट्रेड बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती हैं, और वो रिस्ट्रिक्शन जो फ्री ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करती हैं उसको हम ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। इसको ट्रेड रिस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, और टेक्निकली वी कॉल इट प्रोटेक्शनिज्म, कि किस तरह ट्रेड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है डोमेस्टिकली, और उसकी रीजन क्या होती है। नॉर्मली इंपोर्ट्स को ही रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा होता है। एक किसी भी कंट्री का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक्सपोर्ट को लिमिट करना तो मोस्टली नहीं होता। एक्सपोर्ट सिर्फ तभी लिमिट की जा सकती है जब उनकी लोकल प्रोडक्शन इतनी लिमिटेड हो कि वो लोकल उसकी रिक्वायरमेंट बमुश्किल मीट करती हो। तो ऐसे केस में तो शायद एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जैसे हमारे केस में शायद वीट या शुगर के केस में शायद हो सकता है एट टाइम्स। लेकिन नॉर्मली जो किसी भी नेशन का टारगेट होता है वो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना होता है, जो जिसकी पर्टिकुलर रीजंस होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं। प्रोटेक्शनिज्म बेसिकली होता है क्या, कंट्रीज यूज प्रोटेक्शनिस्ट मेजर टू शील्ड अ कंट्रीज मार्केट फ्रॉम इंट्रूजन बाय फॉरेन कंपटीशन एंड इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट्स को लिमिट कर दिया जाएगा, प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा किसी तरह, प्रोटेक्शन के जो वेज हैं वो भी हम आगे देखते हैं इसके बाद। तो अगर किसी भी तरह इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि आपकी जो लोकल फर्म्स हैं उनको फॉरेन कंपटीशन नहीं मिलेगा और उनके लिए सर्वाइवल इजी हो जाएगा। अब इसके प्रोटेक्शनिज्म के फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स क्या है। नंबर 1, मेंटेन एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपकी इकोनॉमी लोकल प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होगी तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी, क्योंकि जो भी डिमांड है वो बेस करेगी लोकल प्रोडक्ट पे, या लोकल प्रोडक्ट की ही डिमांड होगी। अगर तो डिमांड शिफ्ट हो जाए टुवर्ड्स फॉरेन प्रोडक्ट तो लोकल आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस होगी। सेकंड प्रोटेक्शनिज्म के फेवर में जो बात है, दैट इज इंक्रीज इन बिजनेस साइड। जब आपका प्रोटेक्शनिज्म मैयर होंगे तो नॉर्मली लोकल बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, आपके लोकल बिजनेसेस के साइज बढ़ेंगे रादर देन रेवेन्यू फॉरेन जाएगा। ये भी एक रीजन है कि गवर्नमेंट की शायद मोटिव होता है कि लोकल बिजनेस एक्सपेंड करें, तो वो प्रोटेक्शनिज्म यूज करते हैं। नंबर 3 इज रिटेलिएशन एंड बार्गेनिंग। शायद लोकल फर्म से गवर्नमेंट बेटर पोजीशन में होती है कि रिटेलिएट कर सकें और बार्गेन कर सकते हैं टू बोथ द थिंग्स, प्राइस डिटर्मिनेशन में और टैक्सेशन में। दोनों में लोकल फर्म से आर्ग्यूमेंट और रिटेलिएशन गवर्नमेंट के लिए बार्गेनिंग इजी होती है, फॉरेन फर्म के साथ शायद बार्गेन करना मुश्किल होता है। नंबर 4, प्रोटेक्शन ऑफ होम मार्केट। जैसे मैंने कहा कि होम आपकी जो इंडस्ट्री है उसकी प्रोटेक्शनिज्म। अगर तो फॉरेन कंपटीशन वो फेस करेंगे, कल हमने लास्ट थ्योरी पढ़ी थी न्यू ट्रेड थ्योरी, उस थ्योरी का बेसिक आर्ग्यूमेंट ही ये था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कंपनीज को कंपेटिटिव एडवांटेज इस तरह का हो जाता है कि नॉर्मली जो कंट्रीज हैं उनकी जो लोकल कंपनी बिजनेसेस हैं वो compete नहीं कर पा रहे होते। तो अगर ऐसा होगा किसी फॉरेन कंपनी के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ह्यूज एडवांटेज होगा तो लोकल मार्केट तो compete नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से शायद गवर्नमेंट प्रोटेक्शनिज्म अप्लाई करती है। नंबर 5, नीड टू कीप मनी एट होम। अगर फॉरेन कंपनीज आएंगी तो जाहिर बात है उनका जो रेवेन्यू होगा वो फॉरेन रेमिट होगा, जिसका मतलब आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव साइड पे या डेफिसिट की तरफ मूव करेंगे। तो ये भी एक रीजन होती है कि गवर्नमेंट प्रोटेक्शनिज्म अप्लाई कर रहे होते हैं टू एनकरेज फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके अलावा 6 पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड रियल वेज। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लोगों का होगा वो भी मेंटेन हो सकेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये, अगर तो फॉरेन फर्म्स आएंगी तो हो सकता है कि आपकी जो करेंसी है फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि वो रेमिट करेंगी अपनी फॉरेन करेंसी बाहर।
तो आपकी जो लोकल करेंसी है वो डिवैल्यू होने के चांसेस ज्यादा हैं और उसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉल करेगा और रियल वेज भी कम होगी। नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कई कंपनीज या बिजनेसेस इस नेचर के होते हैं कि वो लोकली आके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे फर्ज करें कोई ऑयल कंपनी है जो फॉरेन है लेकिन पाकिस्तान में बेस कर रही है, तो वो पाकिस्तान के ऑयल रिसोर्सेज कंज्यूम करेगी। उसके अलावा आपके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी आते हैं कि उसका जो वेस्ट होगा वो पाकिस्तान में आ रहा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो है, जो नेचुरल रिसोर्सेज की कंजम्पशन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रोटेक्शनिज्म अप्लाई की जाती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गोल्ड की एक्सट्रैक्शन बैन है, तो कोई भी फॉरेन फर्म आके गोल्ड एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती। नंबर 8, प्रोटेक्शन ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्री। जो स्मॉल इंडस्ट्री है, क्योंकि वो अभी इन्फेंट है और अभी उन्होंने अपने आप को ग्रो करना है, उस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए भी शायद प्रोटेक्शनिज्म मेजर अप्लाई किए जाते हैं। नंबर 9 इज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ लो वेज नेशन। कि अगर लो वेज नेशन है तो उनको एनकरेज किया जा रहा है कि अपनी इंडस्ट्रीज आप खुद इनकॉर्पोरेट करें, ताकि आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोजेक्ट है किसी इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो सके। नंबर 10 इज नेशनल डिफेंस। जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फर्म किसी कंपनी में अपने बेसिस बनाती है तो नॉर्मली लोग, अगर उसकी प्रोडक्ट नेसेसिटी के लेवल की है और लोग उस पर डिपेंडेंट हैं, तो गवर्नमेंट चाहे नेशनल डिफेंस भी इशू हो उससे बार्गेन नहीं कर पा रही होती एट टाइम्स। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, आपने रिसेंटली देखा होगा इंडिया और चाइना के पॉलिटिकल क्लैशेस हैं जो कि मिलिट्री की हद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इंडिया ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा चाइना की। ऑन द कॉन्ट्रेरी पाकिस्तान के साथ उसका थोड़ा सा भी डिस्प्यूट होता है तो ट्रेड और बॉर्डर सील हो जाते हैं। वजह क्या है कि इंडिया पूरी तरह डिपेंडेंट है चाइनीज प्रोडक्ट पे, तो इसीलिए चाहे उनके नेशनल डिफेंस के भी इशू हैं, स्टिल वो चाइनीज प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा। तो अगर प्रोटेक्शनिज्म वो स्टार्ट में अप्लाई करते थे तो शायद उनकी प्रोडक्ट पे इंडियन इकोनॉमी की डिपेंडेंसी नहीं होती। तो शायद ये भी वजह होती है कि नॉर्मली उस कंट्री की प्रोडक्ट अलाउ नहीं की जा रही होती या प्रोटेक्ट की जा रही होती है, ताकि जो है नेशनल डिफेंस के इंटेग्रिटी के इश्यूज ना हो। बेसिकली ये फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज अप्लाई होती हैं। अब अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन की वजह क्या होती है, जिसको हम प्रोटेक्शनिज्म कह रहे हैं, उसकी वजह क्या होती है। हमने 10-10 मेजर रीजंस आइडेंटिफाई की, और भी 2-3 हो सकती है, ये मेजर रीजंस अलबत्ता यही थी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे कि प्रोटेक्शनिज्म के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। गवर्नमेंट किस किस तरह से लोकल कंज्यूमर को फॉरेन प्रोडक्ट से प्रोटेक्ट कर सकती है। तो जो सबसे मेन एलिमेंट होता है दैट इज टैरिफ। अगर टैरिफ को मैं डिफाइन करूं, टैक्स लिवाइड ऑन अ गुड व्हेन इट क्रॉसेस नेशनल बॉर्डर। अगर पाकिस्तान में कोई गुड आ रहा है किसी भी कंट्री से और उस पर गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा देती है, जो कि नॉर्मली इंपोर्ट ड्यूटीज की फॉर्म में होता है, तो अगर वो टैक्स लगा देते हैं तो उसको इंपोर्ट के केस में जो टैक्स होगा उसको हम टैरिफ बोलते हैं। तो टैरिफ जो होता है वो इंपोर्ट पे भी हो सकता है और एक्सपोर्ट पे भी हो सकता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट का जो पहला फोकस होता है वो ये होता है कि इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना नॉर्मली गवर्नमेंट का जो टारगेट नहीं होता। तो इंपोर्ट टैरिफ ज्यादा कॉमन है और एक्सपोर्ट टैरिफ बहुत ही कम ऐसे देखने में आएंगे कि एक्सपोर्ट टैरिफ भी लगाए जाएंगे। अच्छा, अब बेसिकली टैरिफ का पर्पस क्या होता है। पहला तो क्या होगा, प्रोटेक्टिव टैरिफ के पहला तो टैरिफ का मकसद ये होगा कि वो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सके। डिजाइन टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट एंटरिंग अ कंट्री, इंक्रीज सेल्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। होगा क्या कि अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी फॉरेन फर्म एंजॉय कर रही है और उसके पास प्राइस कंपेटिटिवनेस है, जब उस पर टैक्स लगेगा, इंपोर्ट टैरिफ अप्लाई कर दिया जाएगा, तो लोकल कंज्यूमर को स्टिल वो प्रोडक्ट महंगी पड़ रही होगी। वजह क्या है कि उस पर टैरिफ इस तरह का है कि वो लोकल कंज्यूमर की प्राइस से कंपीट नहीं कर पा रही ड्यू टू द टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। और इस वजह से लोकल जो कंज्यूमर्स हैं वो लोकल प्रोडक्ट ही बाय करना प्रेफर करेंगे। तो ये बेसिकली टैरिफ का प्रोसीजर होता है। पहला फायदा तो प्रोटेक्टिव
टैरिफ, मतलब टैरिफ का पहला पर्पस जो मेजर रीजन होती है वो प्रोटेक्टिवनेस ही होती है कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोकल मार्केट को फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट्स, और उसकी रीजन हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की। दूसरा पर्पस डेफिनेटली अगर टैक्स लगाएंगे तो वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट करके देगी, तो एडिशनल पर्पस सेकेंडरी पर्पस होगा, लेकिन सेकेंडरी पर्पस ये है कि वो टैरिफ जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स भी जनरेट करके देगी। प्राइमरी पर्पस इसका प्रोटेक्शनिज्म ही है। टैरिफ्स की अगर टाइप देखें तो वन इज स्पेसिफिक टैरिफ, फिक्स मॉनेटरी अमाउंट पर यूनिट ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब क्या है कि ये वो टैरिफ है जो किसी भी गुड की क्वांटिटी पे लिमिटेड है। जैसे कि 2015 में आई गेस टैक्स लगा था मोबाइल फोन पे, और दैट वाज 500 रुपीज पर मोबाइल फोन ऑन द इंपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन। तो इसका मतलब ये जो ऐसा टैक्स है जो कि लिमिटेड है टू द क्वांटिटी। एक मोबाइल फोन अगर मैं इंपोर्ट करूंगा तो 500 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा, अगर दो मोबाइल फोन इंपोर्ट करूंगा तो 1000 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। इसमें मोबाइल फोन की वैल्यू पे ये टैक्स डिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। अगर टैक्स यानी कि टैरिफ जो कि इंपोर्ट ड्यूटीज पे हम लगा रहे हैं, इंपोर्ट पे जो टैक्स है जिसे हम टैरिफ कहते हैं वो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, तो उस तरह के टैरिफ को हम स्पेसिफिक टैरिफ बोलते हैं। सेकंड इज एड वैलोरम टैरिफ, फिक्स परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। यहाँ पे जो सेकंड टाइप हम पढ़ रहे हैं एड वैलोरम, इसका मतलब ये है कि ये परसेंटेज अप्लाई की जा रही है। जब भी परसेंटेज अप्लाई होती है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हायर वैल्यू गुड्स पे हायर टैक्स होगा और लोअर वैल्यू गुड्स पे लोअर टैक्स होगा। अगर 5% टैरिफ है तो 100 रुपए की जो चीज है उस पर 5 रुपए टैक्स होगा, और अगर 1000 रुपए की चीज है तो उस पर 50 रुपीज टैक्स होगा। इसका मतलब ये जो एड वैलोरम टैरिफ है ये एक्चुअली वैल्यू एडेड से निकला। जो आपने वैट का नाम सुना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स, ये एक्चुअली वैल्यू एडेड की ही टाइप है एड वैलोरम टैरिफ। और इसका मतलब क्या है कि इस बार जो टैक्स है वो परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड है। ये हमेशा टैक्स ज्यादा होगा जब वैल्यू ऑफ द गुड ज्यादा होगी। अच्छा, जब एड वैलोरम टैरिफ होता है तो उसके इश्यूज थोड़े से क्या होते हैं कि कस्टम वैल्यूएशन रिक्वायर होती है, प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जब इंपोर्ट कराते हैं तो वैल्यू कम शो कर देते हैं, तो ऐसे केस में नॉर्मली कस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं और कस्टम वाले वैल्यू को असेस करते हैं। वो सिर्फ इनवॉइस प्राइस पे टैक्स को नहीं चार्ज कर होते, बल्कि वो गुड्स की वैल्यू खुद असेस करते हैं, और पाकिस्तान में भी ऐसा ही केस है, और फिर उस पर टैक्स अप्लाई करते हैं। अगर तो टैक्स स्पेसिफिक टैरिफ को मतलब कि एक गुड पे सेम अमाउंट का टैक्स हो तो फिर कस्टम वैल्यूएशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी तो सही ही लिखी होगी, प्रॉब्लम आता है उसकी अमाउंट का। फ्री ऑन बोर्ड टैरिफ, टैरिफ अप्लाई एज प्रोडक्ट लीव। ये टैरिफ नॉर्मली फ्री ऑन बोर्ड होता है कि जब भी प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग कंट्री है उसको लीव करता है उस पर टैक्स अप्लाई हो जाता है। ठीक है। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वैल्यूएशन टैरिफ अप्लाइड एज प्रोडक्ट एंटर्स कंट्री। ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट पे टैक्स तब अप्लाई हो जब प्रोडक्ट कंट्री में एंटर हो, तो ये दोनों फॉर्म है, लेकिन बेसिकली कस्टम वैल्यूएशन दोनों केस में नेसेसरी हो जाती है। तीसरी जो टाइप है टैरिफ की वो इन दोनों का मिक्सचर है। पहला टैक्स क्या है? स्पेसिफिक टैरिफ। पहला जो टैरिफ की टाइप है स्पेसिफिक टैरिफ, जिसमें क्वांटिटी पे जो अमाउंट ऑफ टैरिफ है वो डिफाइंड है, जो कि अमाउंट है। दूसरा जो है वो एड वैलोरम टैरिफ है, जिसपे अमाउंट नहीं डिफाइन बल्कि परसेंटेज डिफाइन है। तीसरा है जो कंबाइन है, कि मैं कह सकता हूं कि इस पे जो टैक्स है वो 2% है प्लस द वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो ये बेसिकली दोनों का कंपोनेंट है कि इसके अंदर एक सर्टेन पोर्शन फिक्स है और सर्टेन पोर्शन वेरिएबल है। अगर टैरिफ इस नेचर का है तो इस तरह के टैरिफ को हम कंपाउंड टैरिफ बोलते हैं। ये कुछ एग्जांपल है, चार्ट में ये लिखा हुआ है कि कंट्रीज में नॉर्मली इन आपको यूनाइटेड स्टेट्स कंपैरेटिव फिगर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जापान, चाइना, यूरोपियन यूनियन की कंपैरेटिव फिगर्स हैं कि इनमें किस किस इंडस्ट्री में तकरीबन परसेंटेज टैरिफ की परसेंटेज क्या है, और एंड में इसकी एवरेज निकाली हुई है। कि तो ये स्टैट्स है जो आप देख सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि नॉर्मली टैरिफ किस तरह अप्लाई होते हैं। अच्छा, इंपोर्ट टैरिफ की डॉजिंग भी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? अवॉइडेंस, जैसे मैंने आपसे कहा कि कस्टम वैल्यूएशन इसलिए होती है क्योंकि उसको अवॉइड किया जा रहा था। लीगल मेथड ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द अमाउंट पेड इन टैरिफ। अच्छा, टैरिफ
एक तरह का टैक्स ही है जो इम्पोर्टेड गुड्स पे है। अब टैक्स या के बारे में आपने, आपके जो मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, आपने पढ़ा होगा टैक्स या तो अवॉइड हो सकता है या एवेड हो सकता है। तो अवॉइडेंस जो है वो लीगल होता है। अवॉइडेंस का मतलब है कि आप लीगल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए अपना टैक्स बचा लें। एवेजन का मतलब ये है कि आप उसमें कोई चीज डिस्क्लोज ना करें या फॉल्सिफाई करें जो कि एक लीगल जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसको हम टैक्स एवेजन कहते हैं, जो कि इनलीगल इन नेचर है। तो अगर लीगल तरीके से टैक्स भी बचाया, टैरिफ भी बचाया जा रहा है, तो उसको हम टैरिफ अवॉइडेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, ब्राजीलियन रॉ sugar chipped to Caribbean and refined there into ethanol, then imported to the US duty free। यानी कि इसमें किया क्या गया है कि बजाय इसके कि ब्राजील डायरेक्टली यूएस भेज दे रिफाइन करके, वो रॉ फॉर्म में पहले कैरेबियन भेजते हैं, क्योंकि कैरेबियन से यूएस में शायद टैरिफ ना एप्लीकेबल होते हो इथेनॉल पे। जबकि ब्राजील अगर डायरेक्टली शुगर यूएस को सेंड करेगा तो हो सकता है उस पर टैरिफ अप्लाई होते हैं। तो ये बिल्कुल एक लीगल तरीका है जो कि लीगली इंप्लाइड है कि कैरेबियन से यूएस पे कोई टैरिफ नहीं है, लेकिन ब्राजील से यूएस अगर आप शिप करेंगे तो टैरिफ है। तो ये अगर इस तरह टैक्स अवॉइड किया जा रहा है तो ये बिल्कुल लीगल तरीका है। ऑन द कंट्रेरी इलीगल मींस ऑफ रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग टैरिफ क्या है, उसको हम टैरिफ इवेजन बोलते हैं, और ये इलीगल एक्टिविटी है और पनिशेबल बाय लॉ है। इलीगल एक्टिविटी क्या है कि हम प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन गलत कर दें, प्रोडक्ट के जो ऊपर स्टैंप लगा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्री कौन सी है वो गलत कर दें, या प्रोडक्ट की अमाउंट को गलत कोड कर दें, या प्रोडक्ट की क्वांटिटी फॉल्सिफाई कर दें। कोई भी तरीके से अगर आप इलीगल तरीके से उसको बेच रहे हैं, टैरिफ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको टैरिफ इवेजन बोलते हैं, एंड दैट इज पनिशेबल ऑफेंस। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस डायरेक्टली तो उससे लिंक नहीं है, लेकिन ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको इस सिनेरियो में पता होनी चाहिए। कंज्यूमर सरप्लस, एडिशनल बेनिफिट obtained by the buyer of the good, difference between the maximum that the buyer is willing to pay and actual price, area below demand and above price। एक्चुअली कंज्यूमर सरप्लस से समझ भी आता है कि कंज्यूमर को फायदा हो रहा है। अगर तो कंज्यूमर की यूटिलिटी की बेसिस पे वो जितना पे करना चाह रहा है गुड्स के लिए, और उसको जो एक्चुअली प्राइस देनी पड़ रही है, अगर वो जो पे करना चाह रहा है प्राइस उससे कम है, तो इसको हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पेपर में गए, एग्जाम में बैठे हैं, आपको वहां जाके याद आया कि मैं अपना बॉयल पेन लाना भूल गया। अब वो एक पॉइंट है जहां पे आप 5 रुपए के पेन के 50 रुपीज या 100 रुपीज भी पे करने के लिए विलिंग है कि मुझे पेन परचेज करना है और कहीं से पेन मिल जाए। अब आपको पता लगता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में ही एक शॉप है जो आपको, आप आ जाते हैं, बॉल पॉइंट परचेज कर लेते हैं और वो 10 रुपीज आपको चार्ज करता है। इसका मतलब कि आप 50 रुपीज भी इस सिचुएशन में पे करने के लिए तैयार थे, लेकिन आपको वो यूटिलिटी की बेसिस पे 50 पे करने के लिए तैयार थे, लेकिन आपको चीज अगर 10 रुपए की मिल गई है तो 40 रुपीज का जो डिफरेंस है उसको इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है, कि जितना कंज्यूमर इसके लिए पे करने के लिए तैयार है उसमें और एक्चुअल प्राइस में अगर कोई फेवरेबल साइड पे फर्क है तो उसको कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। प्रोड्यूसर सरप्लस डिफरेंट है। इस केस में हो सकता है कि प्रोड्यूसर 5 रुपीज का पेन सेल करने के लिए तैयार हो, लेकिन उसका यहाँ पे जो सेल हो रहा है वो 10 रुपीज का हो रहा है। तो प्रोड्यूसर जिस प्राइस में सेल करने के लिए तैयार है और प्राइस अगर उससे ज्यादा है, कंज्यूमर उससे ज्यादा में बाय कर रहा है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है एक्चुअली उसको प्रोड्यूसर सरप्लस कहा जाता है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन के आर्ग्यूमेंट तो हमने देखे हैं, मजीद डिटेल में आ जाते हैं। पहला क्या है, जॉब प्रोटेक्शन। हमने वो जो शुरू में बुलेट पॉइंट देखे थे 10, उसके अंदर ही ये कवर हो रहा था, लेकिन फर्दर आर्ग्यूमेंट देखने हैं तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की इसलिए जाती है क्योंकि जॉब प्रोटेक्ट हो सके, लोकल इंडस्ट्री में जॉब हो सके और इंक्रीज हो सकते। इंक्रीज कॉस्ट टू कंज्यूमर ग्रेटर देन एवरेज सैलरी फॉर वर्कर हुज जॉब वाज सेव्ड। चीप फॉरेन लेबर, productivity and cost relevant factors relevant to labor intensive production only। कि आपकी एक और भी आर्ग्यूमेंट है ट्रेड रिस्ट्रिक्शन के लिए कि हो सकता है कि आपकी फॉरेन लेबर चीप हो तो उसकी वजह से आपकी लोकल इंडस्ट्री कॉम्प्रोमाइज करे, तो इस वजह से भी आपकी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन आर्ग्यूमेंट वैलिड होता है।
fairness in trade, level playing field, other nation lack of environmental regulation, response to trade barrier of other nations. ट्रेड बैरियर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए भी लगाया जाता है कि आपकी अगर प्रोडक्शन फॉरेन कंट्री कर रही है तो एनवायरमेंटल रेगुलेशन या एनवायरमेंटल लॉस भी तो उनका ही हो, सारा का सारा अगर उनकी लॉस की वजह से आपको सफर करना पड़ रहा है क्योंकि वो प्रॉफिट आपका अर्न कर रहे हैं, साथ में आपकी एनवायरमेंट को भी खराब कर रहे हैं. नंबर 4, डोमेस्टिक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये हमने स्लाइड में डिस्कस किया था पहली बार. इक्वलाइज प्रोडक्शन कॉस्ट, साइंटिफिक टैरिफ टू ऑफसेट कॉस्ट डिफरेंशियल, सब्सिडाइज इनएफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन. अगर तो आपके पास अभी इकोनॉमी से स्केल नहीं है और आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में एफिशिएंसी अचीव ही नहीं की है तो उसको फॉर द टाइम भी इक्वलाइज करने के लिए आपको ट्रेड रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने पड़ते हैं ऑयल एंड फैट इंडस्ट्री को सेव करने के लिए, जो कि अभी हमने पहले डिस्कस कर लिया. और नेशनल डिफेंस और कल्चरल कंसिडरेशन की भी हमने बात की. अच्छा, अब एक और चीज है. अभी तक हम प्रोटेक्शनिज्म की जब बात कर रहे थे, अभी तक हमने सिर्फ एक मेथड देखा था जिसको हम टैरिफ बोले थे, और टैरिफ इज बेसिकली अ टाइप ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन एन इंपोर्टेड आइटम. अगर दूसरा मेथड मैं आपको बताऊं कि वो है कोटा. कोटा बेसिकली टैक्स नहीं है. कोटा जो टैरिफ का मैकेनिज्म था वो ये था कि हम टैक्स अप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा हो जाएगी लोकल कंज्यूमर के लिए, तो लोकल कंज्यूमर डायरेक्टली उसकी डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट कम हो जाएगी और लोकल इंडस्ट्री सेफ हो जाएगी. कोटा के केस में कोई टैक्स अप्लाई नहीं कर रहे. कोटा के केस में डायरेक्ट उसकी क्वांटिटी को लिमिट कर दिया. जैसे कि कार इंपोर्ट में हो सकता है कि एक महीने में 5000 कार से ज्यादा इंपोर्ट नहीं हो सकती फॉर एग्जांपल. अगर इस तरह का कोई कोटा अप्लाई किया जाए क्वांटिटी की बेसिस पे, इस केस में कोई टैक्स अप्लाई नहीं किया जा रहा, इस केस में डायरेक्ट क्वांटिटी लिमिट कर दी है, तो इसको हम कोटास बोलते हैं. तो टैरिफ और कोटास में बेसिक फर्क ये है कि कोटास डायरेक्टली क्वांटिटी को लिमिट करता है जबकि टैरिफ इनडायरेक्टली कंज्यूमर की वांट को रिड्यूस करता है. और उसके अलावा कोटास में कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं होती गवर्नमेंट की. अगर क्वांटिटी लिमिट कर दी तो कोई रेवेन्यू जनरेशन तो नहीं है, जबकि टैरिफ के केस में कोई क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर दी बल्कि उस पर टैक्सेस अप्लाई कर रहे हैं जिससे उसकी रेवेन्यू जनरेशन है गवर्नमेंट की. अच्छा, दो कंसेप्ट है, इफेक्टिव और नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन. कि इफेक्टिव रेट, नॉमिनल रेट वो होता है जो डायरेक्टली अप्लाई होता है और इफेक्टिव रेट वो होता है जो एक्चुअली उसको सारे कंपोनेंट्स को मिला के फेस करना पड़ता है. The amount of protection given to any one product depends not only on the tariff rate but also on the tariffs on the input used to produce the good. अब बात ये हो रही है कि जो टैरिफ है एक्चुअली सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पे जो अप्लाई हो रहा होता है वही टैरिफ नहीं होता, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि इंटरमीडिएट गुड्स पे जो उसका रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट लेवल पे जो मटेरियल यूज हो रहा है उस पर जो टैरिफ अप्लाई हो रहा है वो भी तो एक्चुअली टैरिफ अप्लाई है. तो इफेक्टिवली जो टैरिफ होता है वो नॉमिनल रेट प्लस टैरिफ ऑन इंटरमीडिएट इनपुट्स होता है, और इफेक्टिव रेट ऑफ टैरिफ वो होता है जो कि इन सारों का मिला के होता है. जो फाइनल गुड पे टैरिफ होता है एक्चुअली वो शायद नॉमिनल रेट तो है लेकिन इफेक्टिवली रेट उससे कहीं ज्यादा है, तो उसको हम इफेक्टिव रेट बोलते हैं. कोटास के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन दैट स्पेसिफाइज अ लिमिट ऑन अ क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स. कोटा में और टैरिफ में फर्क क्या है? टैरिफ लिमिट्स imports by imposing a tax on them. Unlike tariff, quotas do not generate tariff revenue for the government. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टैरिफ कोई कोटास कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट करके देंगे बल्कि वो सिर्फ क्वांटिटी को लिमिट करेंगे, जबकि टैरिफ जो हैं वो आपको रेवेन्यू भी जनरेट करके देंगे गवर्नमेंट के लिए. Similarly, similarities between quota and tariff both lead to a reduction in import, a fall in total domestic consumption, and an increase in total domestic product. दोनों का पर्पस सेम है. वो क्या है कि आपकी जो इंपोर्ट है वो कम हो जाए और लोकल प्रोडक्शन पे कंज्यूमर का रिलायंस ज्यादा हो. वो दोनों तरीके से हो सकता है, या तो आप जो इंपोर्ट की क्वांटिटी है वो कम कर दें, या दूसरा आप काम क्या करें, इंपोर्टेड आइटम की प्राइस किसी तरह बढ़ा दें तो कंज्यूमर खुद ही नहीं लेगा. तो दोनों कोटा में और टैरिफ में अल्टीमेट पर्पस प्रोटेक्शनिज्म ही है.
Both quotas and tariffs limit imports. However, the net loss from quota can exceed that from tariffs. This occurs when the lost tariff revenue resulting from quotas end up in the hands of foreign producers as they raise their price to match supply to demand. मतलब कोटा का एक नुकसान सिर्फ ये है कि आपको एक तो रेवेन्यू नहीं जनरेट करके देगा, और फिर अगर आप कोटा लगाएंगे तो हो सकता है कि जो जो क्वांटिटी लिमिट की है, फॉरेन प्रोड्यूसर अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस भी हाई कर दे, क्योंकि उसको पता हो कि इतनी तो प्रोडक्शन या इतनी रिक्वायरमेंट तो लोकली है ही है, तो वो उनका रेवेन्यू हायर हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको आपकी कंट्री से उतना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का नुकसान होगा जितना शायद पहले कोटा के बगैर होता। अच्छा, एक और तरीका होता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट को केटर करने का गवर्नमेंट के लिए, वो होता है कि सब्सिडीज प्रोवाइड करने। अच्छा, अब सब्सिडीज जो होंगी वो इंपोर्ट के केसेस में भी होगी, वो एक्सपोर्ट के केसेस में होगी, क्योंकि इस बार जो कोशिश है वो इंपोर्ट को कम करना नहीं है बल्कि एक्सपोर्ट को ज्यादा करना है। एक्सपोर्ट को ज्यादा कैसे किया जा सकता है, क्योंकि मेजर जो था आपके जितने भी आर्गुमेंट थे प्रोटेक्शनिज्म पे, वो यही था कि आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, आपके जो है डिफेंस के इशू ना हो, इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो। तो वो दो तरीके से हो सकती है, या तो लोकल कंपटीशन को आप हटा दें जो कि आप कह रहे हैं थ्रू कोटा एंड टैरिफ। दूसरा तरीका ये है कि आप उनको इंसेंटिव दें कि आप ज्यादा प्रोड्यूस करें और एक्सपोर्ट करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट एट टाइम सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है, और सब्सिडीज किसी भी तरह हो सकती है। शायद वो डायरेक्टली कैश डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, शायद टैक्स में कंसेशन दे दे कि जो एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री होगी उस पर हो सकता है टैक्स जीरो हो या बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, तो हो सकता है ऐसी इस तरह सब्सिडी प्रोवाइड कर दे। इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दे कि आपको कोई लॉस होगा तो गवर्नमेंट इंडेमनिफाई करती है, या लोन प्रोवाइड कर ले जो कि मार्केट के इंटरेस्ट रेट से कम है, यानी कि एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट ही हो गए। तो ऐसे केस में भी सब्सिडीज दी जा सकती हैं, और इस केस में क्या होगा कि लोकल प्रोडक्शन जो होगी उसकी फाइनल जो प्राइस है वो लो होगी, और इंटरनेशनली वो compete कर सकेंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। सब्सिडीज नॉर्मली गवर्नमेंट से दी जाती है, गवर्नमेंट देती है टू प्रोड्यूसर टू हेल्प इंप्रूव देयर मार्केट पोजीशन, प्रोवाइड डोमेस्टिक फर्म a cost advantage, market products at price lower than warranted by their actual cost और profit consideration। जो हमने बातें की हैं एक्चुअली वही लिखी हैं। अच्छा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन सब्सिडी ये इसी तरह दी जाती है, लोकली जो प्रोड्यूस करते हैं, ग्रांटेड टू प्रोड्यूसर ऑफ इंपोर्ट कंपीटिंग गुड्स। वो गुड्स जो इंपोर्ट हो रहे हैं उससे कंपीट करने वाली जो लोकल इंडस्ट्री है उनको डोमेस्टिक प्रोडक्शन सब्सिडी दी जाती है। और एक्सपोर्ट सब्सिडी जैसे नाम से वाज़ेह है उनको दी जाती है फर्म्स को जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट। और नेट सब्सिडी, जो सब्सिडी देने के बाद जो नेट प्राइस होती है वो कंज्यूमर की प्राइस होती है, जो टोटल प्राइस होती है वो एक्चुअली ये नेट है, सब्सिडी से नेट करने के बाद जो प्राइस निकलती है, इसमें माइनस का साइन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर, अच्छा और भी कुछ बैरियर्स है गवर्नमेंट लगा सकता है। ट्रेड बैरियर में हमने डिस्कस किया कि टैरिफ अप्लाई किए जा सकते हैं, उसके अलावा कोटाज अप्लाई किए जा सकते हैं, हो सकता है एक्सपोर्ट करने के लिए वो सब्सिडी प्रोवाइड कर दे। उसके अलावा भी गवर्नमेंट के पास ये टूल्स नहीं है, और भी टूल्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर है। हो सकता है लेबलिंग की रिक्वायरमेंट रख दें कि इस तरह का जब तक लेबल नहीं होगा तो लोकली गुड्स जो है नहीं सप्लाई की जा सकते, उनकी जो लेबलिंग है वो चेंज करते हैं, जिसकी एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी और अल्टीमेटली गुड्स की प्राइस राइज कर जाएगी। दूसरा, कस्टम डॉक्यूमेंटेशन इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कर दें कि कंट्रीज जो है कंट्री में एक्सपोर्ट करना पसंद ही ना करें, यानी कि लोकल इंपोर्ट्स रिड्यूस होंगी। तो जो भी रिक्वायरमेंट है और भी एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स हैं। एम्बार्गो भी लगाया जा सकता है। एम्बार्गो बेसिकली इज अ केस ऑफ कंप्लीट बैन ऑफ एन इम्पोर्ट। हो सकता है पाकिस्तान ने इसराइल से इंपोर्ट्स को बैन किया हुआ, जिसको हम टेक्निकली एम्बार्गो बोलते हैं। प्रोडक्शन सब्सिडी ये हमने डिस्कस किया है, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। अ सम ऑफ मनी ग्रांटेड बाय द स्टेट और द पब्लिक बॉडी टू हेल्प एन इंडस्ट्री और बिजनेस टू कीप प्राइस ऑफ द कमोडिटी और सर्विस लो। उसके अलावा कुछ बैरियर्स हैं एम्बार्गो की, मैंने अभी बात की। अगर तो कंप्लीट बैन है तो उसको हम एम्बार्गो कहते हैं कि कोटा के केस में तो लिमिट कर दिया, तो इतनी क्वांटिटी आ सकती है। एम्बार्गो के केस में कोई क्वांटिटी एक पर्टिकुलर कंट्री से आ ही नहीं सकती।
इसको हम एम्बार्गो बोलते हैं। उसके अलावा अदर बैरियर्स हैं, ये बैरियर शायद वो बैरियर्स हैं जो गवर्नमेंट इंटेंशनली नहीं अप्लाई कर रही, लेकिन ये वो बैरियर्स हैं जो अप्लाई तो हो रहे हैं। अगर किसी कंट्री में करप्शन ज्यादा है तो उस केस में कंट्रीज जो फॉरेन प्रोड्यूसर है वो उस कंट्री में ट्रेड करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि करप्शन इतनी ज्यादा है कि शायद उसकी अल्टीमेटली जो प्राइस है वो कंपेटिटिव नहीं रहती, जो आउट ऑफ द पॉकेट उसके एक्सपेंसेस आते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस तरह की है कि उस कंट्री में बिजनेस करना बहुत रिस्की है, या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कि आप फोर्स ही नहीं कर पा रहे कि एक्सचेंज रेट कहाँ जाएगा, तो प्रॉफिट या लॉसेस को फोरकास्ट करना इतना डिफिकल्ट है कि एक्सपोर्ट करना या ट्रेड करना लाइकली नहीं है। तो ऐसे केस में ये भी एक्ट करते हैं, अदर जो बैरियर्स हैं एज अ बैरियर ही एक्ट करते हैं, लेकिन ये वो बैरियर्स हैं जो गवर्नमेंट इंटेंशनली नहीं अप्लाई कर रही बल्कि इंटेंशनली इकोनॉमी का पार्ट है और बैरियर के तौर पे एक्ट हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी इंटरनेशनली कार्टल्स भी बना लिए जाते हैं, फर्म्स अपने कार्टल बना लेती हैं प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। कार्टल बोलते किससे हैं? अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंपनीज और कंट्रीज दैट एग्री ऑन अ सर्टेन आइडिया एंड ऑपरेट इंटरनेशनली। द कार्टल विल typically agree to coordinate price and marketing standard with the intention of gaining a monopoly status. अगर तो लोकल फॉर एग्जांपल लोकल कंपनीज में कंपटीशन है तो हो सकता है वो थ्रू कार्टल बनाने के बाद प्राइस को कंट्रोल कर लें। जैसे कि पाकिस्तान के केस में अगर देखा जाए तो लोकल जो कंपनी है आपकी इंडस मोटर, उसका एग्रीमेंट है टोयोटा से और एटलस का एग्रीमेंट है होंडा से, लेकिन इनका ज्वाइंटली एक कार्टेल है क्योंकि प्राइस आप इकोनॉमिक सेक्टर जब भी देख लें एक प्राइस बढ़ाएगा तो दूसरा भी बढ़ा लेगा। तो कार्टेल इन्होंने फॉर्म किए होते हैं ताकि वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और अपनी प्राइसिंग को रेगुलेट कर सकें और कोई भी कंपटीशन को मार्केट में एंट्री ही ना होने दें। तो इस तरह के कार्टेल भी इंटरनेशनली फॉर्म किए जाते हैं। अगर तो कार्टेल दो डोमेस्टिक कंपनीज का है तो उसको सिर्फ हम कार्टेल कह सकते हैं या डोमेस्टिक कार्टेल कह सकते हैं, लेकिन अगर फर्म जो कार्टेल बना रही हैं उनके दरमियान ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं तो उसको हम इंटरनेशनल कार्टेल बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में दैट इज डंपिंग। Dumping is the export of a commodity at below cost or at least the sale of a commodity at a lower price abroad than domestically. डंपिंग एक ऐसी सिचुएशन को बोल रहे हैं जिस केस में एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री या कंपनी लोकल जो प्राइस चार्ज करती है फॉरेन में उससे भी कम प्राइस चार्ज करती है। ये चाइना की प्रैक्टिसेस में एट टाइम्स बड़ा कॉमन है और इसकी रीजन जो होती है वो फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना होता है कि वहां पे हम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो जाए, कंज्यूमर उसके यूज टू हो जाए, लोकल कंपनीज लैक ऑफ प्रॉफिट की वजह से वाइप आउट हो जाए और फिर उसके बाद में प्राइस बढ़ा दी जाए। तो ये बेसिकली ऐसी टैक्टिक्स हैं जो कि लोकल कंपनीज को या लोकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि फॉरेन कंपनीज जो लोकल अपने पास प्राइस चार्ज करती हैं वो फॉरेन में उससे भी कम चार्ज करेंगी। तो ऐसे केस को डंपिंग बोलते हैं। अब डंपिंग की तीन टाइप्स हो सकती हैं। वन इज परसिस्टेंट डंपिंग और इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ कंटीन्यूअस टेंडेंसी ऑफ अ डोमेस्टिक मोनोपोलिस्ट टू मैक्सिमाइज total profit by selling the commodity at a higher price in the domestic market, which is insulted by transportation costs and trade barriers than internationally, where it must meet the competition of the foreign producers. हो सकता है कि ये जो प्राइस प्रैक्टिस है कि लोकली कम प्राइस चार्ज करना और लोकल ज्यादा प्राइस चार्ज करना और फॉरेन कम प्राइस चार्ज करना, ये परमानेंट प्रैक्टिस हो, तो इसको परसिस्टेंट डंपिंग कहते हैं। ऐसा क्यों हो सकता है कि कंपनी के पास लोकल डिमांड कम हो और प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा हो, तो वो जो उनकी वेरिएबल कॉस्ट होगी एक्स्ट्रा आउटपुट की उसको उससे बेचना हो, तो ऐसे केस में वो परसिस्टेंटली कम प्राइस चार्ज कर रहे हो और इस तरह की डंपिंग को परसिस्टेंट डंपिंग बोलते हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे अप्लाई हो रही है। सेकेंड टाइप क्या है? predatory dumping is the temporary sale of a commodity at below cost or at a lower price abroad in order to drive foreign producer out of business
after which prices are raised to take advantage of the newly acquired monopoly power abroad. ऐसा भी हो सकता है कोई बड़ी फर्म हो और वो लो प्राइस चार्ज करके एक सीजन में 2 सीजन में लोकल फर्म्स को इतना लॉस पहुंचाए कि वो मार्केट क्विट कर दें और उसके बाद वो फर्म अपनी प्राइस हायर कर दे और जितने लॉसेज हैं उनको भी कवर कर ले। तो ऐसी प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं जिसको हम प्रीडेटरी डंपिंग बोलते हैं। और ये एक और मैं आपको बात तो नॉर्मली एंटी डंपिंग लॉज कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है और डंपिंग एक फॉल्स प्रैक्टिस कंसीडर की जाती है और इलीगल भी है एट टाइम्स जहां पे एंटी डंपिंग लॉज डेवलप्ड हैं। Number 3 is sporadic dumping. Is the occasional sale of a commodity at below cost or at below price abroad than domestically in order to unload an unforeseen and temporary surplus of the commodity without having to produce domestic prices. Trade restriction to counteract predatory dumping are justified to protect domestic industries from unfair competition from abroad. ये हो सकता है ऐसे केस में डंपिंग हो रही हो कि जब आउटपुट बहुत सीजनल हो, पेरिशेबल हो और बहुत ज्यादा आउटपुट होगा। जैसे पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ कि अगर फर्ज करें कि शुगर केन की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हो जाती है एज्यूमिंगली और लोकल जितनी डिमांड है उससे भी ज्यादा हो जाती है, तो इस केस में वो जो शुगर है वो फौरन ही सेल करनी है। तो इस केस में हो सकता है कि जो प्रोड्यूसर है वो लोकल से भी कम बाहर प्राइस चार्ज कर दे ताकि जो आउटपुट है जो कि शायद स्टोर नहीं किया जा सकता, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, वो सेल किया जा सके। तो ये 3 ही बेसिकली सिचुएशन है जहां पे डंपिंग की टाइप्स हैं। लेकिन आई स्टिल विल से कि डंपिंग नॉर्मली कंट्रीज में अक्सर इसको लीगल नहीं कंसिडर किया जाता है। उसकी वजह आपके सामने है। इससे सेकंड जो इसकी टाइप है वो क्या है कि आप लोकल मार्केट को पहले डिस्ट्रॉय करें और उसके बाद प्राइस चार्ज कर दें। तो ये तो वैसी इलीगल प्रैक्टिस लगती है। तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन को काउंटर करने के लिए एंटी डंपिंग लॉज एग्जिस्ट करती है मोस्टली कंट्रीज में। These restrictions usually take the form of anti-dumping duties to offset price differentials or the threats imposed to such duties. Domestic producers demand protection against any type of dumping, so they discourage import and increase their production and profits rent. Example दी गई है, Japan was accused of dumping steel and TV sets in US, while European nations were accused of dumping cars, steel and agriculture products. When dumping is proved, the violating nation or firms usually choose to raise price rather than face dumping duty. तो ये इसकी एग्जाम्पल थी। आई होप डंपिंग क्लियर होगी। इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन हो आज के लेक्चर से रिलेटेड तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास हैं, आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने जो चीज डिस्कस की कि प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, ट्रेड बैरियर होते क्या है, ट्रेड बैरियर की रीजन क्या होती है, ट्रेड बैरियर की टाइप्स क्या होती हैं, और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि डंपिंग क्या होती है और डंपिंग की टाइप्स क्या होती हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक था। दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे लेक्चर में दैट विल बी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। So this is it. Allah Hafiz.